Hello everyone, welcome back to the class. So, let's start today's class. Our topic is एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जो आज हमारी क्लास होगी वो एक थ्योरी बेस्ड क्लास होगी, तो जिसमें हम जो हमारा मिडवाइफरी सेक्शंस होता है उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो एक प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी कंडीशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो बात की जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो डेफिनेशन क्या होगी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऑल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको हम ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी हम उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी बोलेंगे। इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन विच द एम्ब्रियो अटैच आउटसाइड द यूट्रस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होगा वो यूट्रस के आउटसाइड अटैच हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक जब नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जो ओवरी ओवम रिलीज करती है, जब उसका फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होकर जाता है हमारे यूट्रस में और वहाँ पर इम्प्लांट होता है। वहीं पर जो बेबी होता है उसका सर्वाइवल होता है। लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है उसमें ही जो हमारा एम्ब्रियो है वो अटैच हो जाएगा और यूट्रस में नहीं जाएगा। तो सेकंड अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो वही होगा, एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी ओकर्स व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग। बताया इन्होंने कि जो एग है, जो ओवम है और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, फर्टिलाइज्ड एग अटैच इटसेल्फ, कि वो अटैच हो जाएगा प्लेस अदर देन द इनसाइड द यूट्रस, की जो यूट्रस होता है उसके अलावा वो कहीं दूसरी साइड पर जब अटैच हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर शो किया गया है, एक कंडीशन है नॉर्मल प्रेगनेंसी की और वो एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो अगर नॉर्मल कंडीशन होती है तो जो ये दिखाया गया है ये हमारी ओवरीज हैं। ओवरीज से जो ओवम रिलीज होगा वहाँ से आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ये जो है ये हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ से जाता हुआ वो हमारे यूट्रस में, ये यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में अटैच हो गया है। ठीक है, लेकिन जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में, मतलब कि यहाँ ना आकर यहीं फैलोपियन ट्यूब में ही अटैच हो गया है। यहीं पर जो है बेबी है, जो एम्ब्रियो है, उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसको हम बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी, कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है वो उसके पीछे के जो क्यूजेज हैं वो क्या हैं। तो जो एटियोलॉजी है उसको हम सेकेंडली बोल सकते हैं कि उसके जो पीछे के जो क्यूज हैं वो क्या हैं। तो होता है इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स फ्रॉम ए प्रीवियस मेडिकल कंडीशन, इन्फेक्शन और सर्जरी, कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसकी इन्फ्लामेशन हो गई है या उसमें स्कार हो गए हैं किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, या कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है जिसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है और जो एम्ब्रियो है उसको अटैच होने के लिए इतना स्पेस मिल जाता है। या हार्मोनल फैक्टर, कि जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी में उनका लेवल या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बोल सकते हैं हम जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ एंड कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, कि जो मदर है या बच्चा है उसकी कुछ
जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब है उसके जो एनाटमी है उसमें ही कुछ जो हैं एबनॉर्मेलिटीज़ हैं कि जो रास्ता है नॉर्मली जो यूट्रस ट्यूब से जो फेलोपियन ट्यूब से है यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे हैं और यहीं पे जो ओवम है वो प्लेस हो पा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द शेप एंड कंडीशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कि कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन हो गई हैं जिससे जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी शेप में कोई चेंजेस आ गई हैं, जिसकी वजह से जो है जो ओवम है जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में ना जाके फेलोपियन ट्यूब होती है उसी में प्लेस हो गया है। नेक्स्ट इज कि रिस्क फैक्टर, अगर हम बात करें कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो यूट्रस में ना जाके फेलोपियन ट्यूब में ही रुक गया है, तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इस जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है उसको इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं मैटरनल एज ऑफ 35 ईयर्स और ओल्डर की जो माँ है उसकी जो एज है अगर 35 ईयर या उससे अबोव है तो ऐसी कंडीशन है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके चांसेस को इंक्रीज करती है। देन हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी या मल्टीपल अबॉर्शंस कि कोई फीमेल है जिसकी कि पेल्विक सर्जरी की या उसकी कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या उसके बहुत बार अबॉर्शंस हुए हैं, ऐसे केसेस में चांसेस हैं जी जो प्रेगनेंसी है एक्टोपिक हो सकती है। देन हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की कोई प्रीवियस हिस्ट्री है फीमेल की जिसके अंदर उसको जो पीआईडी का इन्फेक्शन है वो हो चुका है। देन हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस की उस जो फीमेल है उसकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि जो यूट्रस की सेल्स होती हैं जो सेल्स होती हैं यूट्रस की सेम उसी की टाइप की जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, यूट्रस की सेल के जैसी ग्रोथ हो जाएगी बट वो यूट्रस में ना होकर जो यूट्रस के आउटसाइड में यूट्रस के आउटसाइड में वो जो यूट्रस की जो सेल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है वो यूट्रस में ना होकर कहीं आउटसाइड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है हम उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो अभी हम इसको साफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसेप्शन ओकर डिस्पाइट ट्यूबल लाइगेशन और इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होती हैं जब हम उनको इंसर्ट करते हैं तो जो ट्यूब होती है उसमें कहीं पर रप्चर हो जाता है, तो ऐसे चांसेस में भी चांस होते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो सकती है। देन कंसेप्शन एडेड बाय फर्टिलिटी ड्रग एंड प्रोसीजर की चांसेस होते हैं कि कोई फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं अगर कोई फीमेल है वो टेक कर रही है तो चांसेस हो जाएंगे कि उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। और कंडीशन जो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रमोट करेगा वो स्मोकिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम की कोई पेशेंट है जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो कौन कौन से साइन सिम्टम्स हैं जो शो करेगा। तो फर्स्ट वन इज न्यूजिया एंड ब्रेस्ट सोरनेस आर कॉमन सिम्टम्स इन बोथ एक्टोपिक एंड यूटेराइन प्रेगनेंसी की नोजिया जो जीनी चलाने वाली कंडीशन होती है एंड जो ब्रेस्ट सोरनेस होती है जो भारीपन होता है वो दोनों कंडीशंस में देखा जाएगा, चाहे प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो ट्यूबल प्रेगनेंसी हो या यूटेराइन प्रेगनेंसी हो कि जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपरली यूट्रस में जाकर इम्प्लांट हो गया है।
द फॉलोइंग सिम्टम्स आर कॉमन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड कैन इंडिकेट ए मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बताएंगे कि जो कंडीशन है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है और जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। कौन कौन से होंगे? तो ये होगा शार्प वेव्स ऑफ पेन इन एब्डोमेन, पेल्विस, शोल्डर और नेक, कि एक बहुत तेज पेन होगा। कहाँ पर होगा? एब्डोमेन हो गया, जो पेल्विस होगा, एंड इवन शोल्डर में होगा और नेक एरिया में होगा। एक बहुत तेज वेव आएगी पेन की जो कि एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, शोल्डर और नेक में होगा। ये मेनली किस चीज़ से दिखाई देता है कि जो ट्यूब होती है हमारी फेलोपियन ट्यूब होती है वो रप्चर होने के केस में एक सीवियर पेन फील करती है फीमेल। नेक्स्ट इज सीवियर पेन दैट ओकर्स ऑन वन साइड ऑफ द एब्डोमेन, कि जो एब्डोमेन होता है फीमेल का उसके एक साइड में बहुत सीवियर पेन होगा। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स हैं। देन लाइट टू हैवी वेजाइनल स्पॉटिंग और ब्लीडिंग दिखाई देगी, कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग है या तो वो एक स्पॉट की फॉर्म में दिखाई देगी या फिर एक हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। साथ में डिजीनेस और फेंटिंग एक कंडीशन होगी जिसमें जो पेशेंट है उसको चक्कर, और जैसे होता है कि चक्कर आना, साथ में ही फेंटिंग, बेहोश होने लायक कंडीशन हो जाएगी। इवन रेक्टल प्रेशर, जो पेशेंट होगी उसको अपने रेक्टल एरिया में एक प्रेशर फील होगा। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो बीइंग एज ए नर्स हम उसकी असेसमेंट एंड उसका डायग्नोसिस कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन, कि जो पेशेंट है हम उसकी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। उसकी प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री है वो सभी कलेक्ट किया जाता है कि उसको प्रीवियसली ऐसी कोई सिचुएशन पहले हो तो नहीं चुकी है। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, कि जो पेशेंट है उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाएगी। पेल्विक एग्जाम टू चेक फॉर पेन एंड टेंडरनेस, जो उसका पेल्विक एरिया है उसको हम चेक करेंगे पेन के लिए और उसमें कितनी टेंडरनेस है। देन HCG, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन होता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए बेसिकली चेक किया जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन है या नहीं है। तो हम HCG जो हार्मोन है उसका लेवल चेक करेंगे। द लेवल ऑफ HCG डबल इन अर्ली नॉर्मल प्रेगनेंसी एवरी 3 days। तो इन्होंने क्या कहा कि 3 दिन में डबल हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन में जो लेवल है वो डबल हो जाता है। ठीक है, बट अगर प्रेगनेंसी एक्टोपिक है या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है तो जो लेवल है वो रिड्यूस करना शुरू कर देगा। जो HCG का लेवल है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डिक्रीज करना शुरू कर देता है। देन सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल, हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर कोई हमें असेसमेंट करनी है तो हम जो सीरम प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल भी चेक करेंगे। देन ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जो TVS करते हैं कि जो फीमेल है उसका वेजाइनल थ्रू एरिया से हम जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके थ्रू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो फीमेल है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक है या नहीं है। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कि अब हमें पता चल गया है कि जो फीमेल है उसकी जो प्रेगनेंसी है वो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ट्यूबल प्रेगनेंसी है, ना कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तो हम उसको मीथोट्रेक्सेट देंगे, कि जो मेडिसिन जो पिल देंगे वो होगी मीथोट्रेक्सेट। जो वो क्या करेगी, जो मीथोट्रेक्सेट है उसका जो एक्शन है होता है वो होता है कि जो सेल ग्रोथ है उसको वो स्टॉप कर देगी एंड जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनको डिसॉल्व कर देगी। जो मीथोट्रेक्सेट है, जो एम्ब्रियो है उसकी जो सेल ग्रोथ हो रही है, जो सेल ग्रोथ होगी उसको, जो सेल ग्रोथ होगी उसको स्टॉप कर देगी। ठीक है, और जो सेल्स हैं उनको डिसॉल्व करना शुरू कर देगी।
साथ में ही जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसके अंदर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उसमें किया जाता है लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें सेल्फिंगोस्टोमी होता है। इसमें क्या किया जाता है, द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज रिमूव्ड, जो फेलोपियन ट्यूब में जहाँ पर जिस पार्ट में जो एम्ब्रियो प्लेस होता है उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, एंड द ट्यूब लेफ्ट टू हील ऑन इट्स ओन, जो ट्यूब है उसको छोड़ दिया जाता है कि वो अपने आप हील हो जाएगी। देन सेल्फिंजेक्टोमी, जो सेकेंड कंडीशन होती है वो होती है सेल्फिंजेक्टोमी। इस कंडीशन में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसका वन पार्ट या दोनों तरफ से जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको सर्जिकली हम रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें 2 टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। फर्स्ट वन होता है सेल्फिंगोस्टोमी, जिसमें जो प्रेगनेंसी का जो पार्ट होता है लाइक जो एम्ब्रियो होता है हम उसको रिमूव कर देते हैं, एंड सेल्फिंगेक्टोमी का जो होता है उस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है तो हम उसी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, कि हमें पता चल गया है कि जो है फीमेल है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, ठीक है, उसको हमने मेडिकली भी या सर्जिकली हम उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो बीइंग एज ए नर्स हम उसको कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे, तो सबसे पहले तो हम उसके साइंस सिम्टम्स हैं उनको असेस करेंगे। देन उसके जो वाइटल साइंस होते हैं, ठीक है, उनको चेक करेंगे, जिसके में हम शॉक, पेन, ब्लीडिंग, एंजाइटी जो लेवल हैं उनको चेक कर रहे हैं। देन प्रोवाइड एजुकेशन टू क्लाइंट एंड फैमिली टू रिलीव एंजाइटी, कि जो पेशेंट है एंड इवन उसकी जो फैमिली है हम उसकी एंजाइटी होगी कि जो उनकी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट थी, बट क्योंकि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उसको जो मेडिकल कंडीशन होती है उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो हम उसको एक सिंपल टर्म्स में है जो उसको सिचुएशन है उसको समझाएंगे, ताकि जो पेशेंट है इवन उसकी फैमिली है उनकी जो एंजाइटी है, जो फीलिंग ऑफ वरी होती है सिचुएशन को लेके, उसको दूर करेंगे। देन असेस इमोशनल एंड साइको सोशल नीड्स, कि हम उसको जो पेशेंट है उसकी जो इमोशनल एंड साइको सोशल नीड्स होती हैं हम उनको फाइंड आउट करेंगे। देन उनको फुलफिल करेंगे कि पेशेंट है वो ग्रीविंग की कंडीशन में है, उसको पता है कि उसकी मतलब फॉर ए फीमेल की एक हैप्पी मोमेंट होता है कि वो प्रेग्नेंट है, बट उसको पता चल रहा है कि उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एंड इवन जो उसका जो बेबी है उसको मतलब सर्जिकली रिमूव किया जा रहा है, तो हम उसको जो इमोशनल सपोर्ट होता है एंड इवन उसको जो हेल्प करेंगे कि उसको जो आगे जाकर वो उसकी जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में उसको अच्छी से एजुकेशन देंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस, कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो गई है बट उसका काफ़ी टाइम तक नहीं पता चल रहा है, तो उसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज रप्चर, कि सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, जो ट्यूब है वो रप्चर हो सकती है, फट जाएगी जो फेलोपियन ट्यूब है, विद इंटरनल ब्लीडिंग विच में लीड टू हाइपोवोलेमिक शॉक, कि जो ट्यूब है वो फट सकती है, उसके साथ में ही जो इंटरनल ब्लीडिंग है वो होगी, जो कि आगे चलकर हाइपोवोलेमिक शॉक है उसको क्योज कर सकती हैं। ठीक है, जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है वो होता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाना, ठीक है, जो ब्लड लॉस होगा वो भी एक्सेस अमाउंट में, ठीक है, ब्लड लॉस होना वो भी एक एक्सेस अमाउंट में, इट क्योज हाइपोवोलेमिक शॉक। डेथ फ्रॉम रप्चर इज स्टिल द लीडिंग क्योज ऑफ डेथ इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो फीमेल है उसकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें अगर डेथ हो रही है तो उसका बेसिकली क्योज क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब है उसका रप्चर हो जाना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर फीमेल की डेथ हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्योज होगा वो होगा फेलोपियन ट्यूब का रप्चर होना।
तो ये था हमारा टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो इसमें हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, हमने एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन पता की, ठीक है। इसके साथ में ही हमने उसके जो एटियोलॉजी हैं, जो उसके क्योजिंग फैक्टर हैं, उनके बारे में पता किया। देन उसके जो रिस्क फैक्टर हैं कि किन किन की वजह से जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो हो सकती है, उसके बारे में जाना। देन क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, उनको फाइंड आउट किया। देन उसकी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस कि कैसे हम जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसकी असेसमेंट कर सकते हैं एंड इवन डायग्नोसिस प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में जाना। देन हमने फाइंड आउट किया कि जो है नर्सिंग मैनेजमेंट क्या दी जानी चाहिए अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। देन हमने फाइंड आउट किया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हम एक और टॉपिक आज की क्लास में इंक्लूड करेंगे, वो होगा हमारा अबॉर्शन। अबॉर्शन भी एक मेडिकल कंडीशन है जो कि हम एक हैप्पी कंडीशन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इट्स ए वेरी पेनफुल कंडीशन, ठीक है। इमोशनली भी बहुत एक सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि अबॉर्शन होना बहुत ही इमोशनल कंडीशन होती है। बात की जाए कि डेफिनेशन क्या होगी अबॉर्शन की, तो अकॉर्डिंग टू के नीलम, कुमारी नीलम के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होगी, अबॉर्शन इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो अबॉर्शन होता है वो होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेट हो जाना, मतलब ख़त्म हो जाना, बाय एनी मीन्स बिफोर द फिटस इज सफिशिएंट टू डेवलप टू सर्वाइव, कि जो बच्चा है वो अच्छे से दुनिया में आके जो एक जीवित रूप में आए उससे पहले ही जो प्रेगनेंसी है उसका ख़त्म हो जाना, कि जो बच्चा है उसका बर्थ से पहले ही वोम के अंदर ही ख़त्म हो जाना अबॉर्शन कहलाएगा। देन अकॉर्डिंग टू नीना भास्कर, एन अबॉर्शन इज प्रीमेच्योर एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो फिटस है उसका प्रीमेच्योरली एक्सपल्शन हो जाए, जो अभी उसके बॉडी पार्ट्स प्रॉपर तरीके से बने भी नहीं हैं, लेकिन ड्यू टू सम कंडीशंस, उसमें मेडिकल भी हो सकती हैं, कुछ एनवायरमेंटल भी हो सकता है, या कुछ एक्सीडेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं, उनकी वजह से प्रीमेच्योरली ही एक्सपल्शन बाहर आ जाते हैं ऑफ कंसेप्शन, जो भी कंसीव किया है, मतलब जो एम्ब्रियो है फ्रॉम यूट्रस, इट कैन आइदर बी स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, या तो ये खुद से ही हो सकता है या इंड्यूस या करवाया भी जा सकता है। तो बेसिकली हमने फाइंड आउट किया कि अबॉर्शन क्या होता है, कि प्रीमेच्योरली जो भी प्रेगनेंसी का कंटेंट होता है, जो भी कंसेप्शन में जो ओवम एंड स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो होता है उसका प्रीमेच्योरली ही एक्सपल्शन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्योज क्या होंगे अबॉर्शन के, क्योजेज ऑफ अबॉर्शन। तो मैटरनल क्योजेज हो सकते हैं कुछ, एंड कुछ फ्यूटल क्योजेज हो सकते हैं। बात की जाए मैटरनल क्योजेज में, तो मैटरनल इन्फेक्शन, कि कई बार जो माँ होती है उसको किसी ऐसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, लाइक एसटीडी, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, या जो पीआईडी होती हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, उनकी वजह से कोई ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया है। देन मैटरनल डिजीज़, कि कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाएगा, या ड्रग्स, कि मदर है कोई इस टाइप की ड्रग्स ले रही हैं जो कि प्रेगनेंसी को अबॉर्शन में हेल्प कर रही हैं। एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मली जो LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, FSH होता है, HCG जो हार्मोन होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी में, तो उनके जो अमाउंट है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इनकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है।
बात की जाए कि फीटल क्योजेज हैं, फीटल में ऐसे कौन से क्योजेज हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन है कि उसका प्रीमेच्योरली ही एक्सपल्शन हो जाएगा, तो वो होंगे क्रोमोजोमल एनोमलीज हैं, कि जो एक ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो होता है 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के, और इंडिविजुअली बात की जाए तो 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। उनमें कोई डिस्टर्बेंसेस हैं तो उनकी वजह से भी अबॉर्शन होने के चांसेस हैं। देन बी लाइटेड ओवम, जो बी लाइटेड ओवम होता है उसको हम बोलते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं, कि occur when a fertilized egg implants in uterus but doesn't develop into a embryo, कि एक जो fertilized egg है, ठीक है, कि जो एक fertilized egg है, हम बात कर रहे हैं बी लाइटेड ओवम की, एक fertilized egg है जो यूट्रस में इम्प्लांट हो गया है, बट वो आगे है, वो फर्दर जो सेल डिवीज़न होता है वो नहीं हो रहा है और वो एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो एग की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड हो गया, फर्टिलाइज्ड होने के बाद यूट्रस में भी चला गया, बट वो आगे जो फर्दर सेल डिविजन्स होती हैं वो उसमें नहीं हो रही हैं। देन हाइड्रेटिफॉर्म मोल, हाइड्रेटिफॉर्म मोल की एक कंडीशन होती है, ये भी एक जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान आने वाली एक प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि ए स्लो ग्रोविंग ट्यूमर दैट डेवलप फ्रॉम ए ट्रोफोब्लास्टिक सेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग बाय ए स्पर्म, कि एक ट्यूमर की कंडीशंस होती हैं, सिस्ट जैसे होते हैं, सिस्ट जैसे होते हैं, जैसे कि ऐसे बहुत सारी जो गांठें होती हैं ना वो बन जाती हैं, ठीक है, बट जो होती हैं एक ट्यूमर का फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है, एक ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाती हैं। तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल में जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो ग्रो करके एक सिस्ट बना लेती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी सिस्ट हो जाती हैं जो कि एक ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, जिनको अबॉर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी अबॉर्शन होगा। देन कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, कि कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं कि जैसे बच्चा है, बच्चे के जैसे ट्विंस प्रेगनेंसी है, कई बार क्या होता है कि कोई होता है कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उसमें फाइंड आउट किया जाता है कि बच्चा है, बच्चे के किसी बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो उस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो ट्रीटेबल नहीं होती हैं, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वहाँ पर भी अबॉर्शन है वो करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इज अदर क्योजेज, उसके अलावा ये तो हो गए मैटरनल और फीटल क्योजेज जहाँ जो अबॉर्शन क्योज करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और क्योजेज भी हैं जो होते हैं कि यूटेराइन डेवलपमेंट एनोमलीज हैं, जो हमारा यूटेराइन ट्यूब होती है, जो यूट्रस है, वहाँ पर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है। देन रेट्रोवर्जन है, जो यूट्रस होता है वो बेसिकली एंटीवर्जन होता है, ठीक है, एंटीवर्जन होता है, मतलब वो आगे की तरफ थोड़ा झुका होता है, लेकिन जो अगर रेट्रोवर्जन कंडीशन होगी तो जो यूट्रस होगा वो थोड़ा बैकवर्ड पीछे की तरफ झुका हुआ होगा। तो रेट्रोवर्जन की कंडीशन में भी अबॉर्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन फाइब्रोमायोमा ऑफ यूट्रस, कि अगर एक ऐसी कंडीशन है कि नॉन कैंसरस ट्यूमर हो जाते हैं, कि कैंसर नहीं है बट फिर भी सेल्स की वजह से एक ट्यूमर की कंडीशन हो गई है, ठीक है, जो यूट्रस है उसके अंदर जो नॉन कैंसरस सेल्स हैं उनकी ग्रोथ हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस में भी अबॉर्शन के होते हैं चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन सर्जरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि कोई ऐसी सर्जरी हुई है प्रेगनेंसी के दौरान जो कि क्योज कर सकती है अबॉर्शन को, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि अबॉर्शन को हेल्प करेंगे वो हो सकते हैं कि जो फीमेल है वो सिगरेट या अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, ठीक है, अगर माँ है वो सिगरेट पी रही है या शराब पी रही है तो वो भी अबॉर्शन के चांसेस हैं उनको इंक्रीज कर देंगे।
देन इम्यून फैक्टर कि जो RH नेगेटिव ब्लड होता है वो भी चांसेस करता है कि जो अबॉर्शन है वो हो सकता है। देन अबॉर्शन का हमने बताया सबसे पहले कि अबॉर्शन का हमें पता चल गया कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो भी प्रेगनेंसी का कंटेंट है वो प्रीमेच्योरली ही एक्सपेल आउट हो जाता है। 2 टाइप्स का आगे फर्दर डिवीज़न है। एक तो होता है नेचुरल स्पॉन्टेनियस या सेकंड होता है इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होते हैं उसमें होता है थ्रेटन्ड, इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड एंड सेप्टिक। जो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अबॉर्शन। बात की जाए आर्टिफिशियल की या इंड्यूस्ड, ये तो हो गया नेचुरल हैं, अपने आप से ही हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर इंड्यूस्ड की बात करें तो होगा लीगल एंड इलीगल कि ऐसी कंडीशन जो MTP जो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था उसके थ्रू बताया गया था कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ना चाहते हुए भी अबॉर्शन करना पड़ता है। कि जैसे कि अगर सपोज एक फीमेल है उसका रेप की कंडीशन हो जाती है एंड वो कंसीव कर लेती है तो उस कंडीशन में भी हम लीगली जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो काउंट तो होगा अबॉर्शन में बट वो आर्टिफिशियल है, इंड्यूस्ड है, ठीक है। देन सबसे पहले बात की जाएगी कि नेचुरल अबॉर्शन में थ्रेटेंड अबॉर्शन। थ्रेटेंड होता है, थ्रेटेंड की जो कंडीशन होती है वो होता है डरावना, ठीक है, कि ऐसी कंडीशन जो एक डरावनी कंडीशन है, ठीक है, भयानक कंडीशन है। तो इसमें क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग अक्रिंग बिफोर 20 वीक्स जेस्टेशन विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, कि जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाएगी जो 20 वीक का जो जेस्टेशन पीरियड होता है उससे पहले ही, ठीक है। नॉर्मली जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 37 to 42 वीक्स का, ठीक है, लेकिन उस 20 वीक से पहले ही वेजाइनल ब्लीडिंग है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन विदाउट सर्वाइकल डायलेशन, जो सर्विक्स है उसमें डायलेशन नहीं होगी, ठीक है। थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है उसमें क्या होगा कि 20 वीक से प्रायरली ही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी बट जो सर्विक्स होगा वो डायलेट नहीं होगा। देन पेन मे नॉट बी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन, कि पेन होना या नहीं होना कोई इसका खास फीचर नहीं है। देन वेजाइनल एग्जामिनेशन एट दिस स्टेज यूजुअली रिवील्स ए क्लोज्ड सर्विक्स। अगर ऐसी कंडीशन है कि थ्रेटेंड अबॉर्शन हो रहा है, अगर उसमें हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो सर्विक्स है वो क्लोज है, ठीक है, अभी तक जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हुआ है। 25 to 50% ऑफ थ्रेटेंड अबॉर्शन इवेंचुअली रिजल्ट इन लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो 25 से लेके 50% तक जो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है उसमें जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो जाती है। लेकिन एक थ्रेटेंड अबॉर्शन ही ऐसा अबॉर्शन है जिसके अंदर चांसेस भी होते हैं कि हम उसको मेडिसिनली ट्रीट करके जो अबॉर्शन की कंडीशंस है, मतलब जो फीटल है वो प्रॉपरली एक्सपेल आउट नहीं होता, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी है उसको बचाने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसे हम रोक नहीं सकते, नॉन प्रिवेंटेबल, ठीक है, प्रिवेंटेबल, नॉन प्रिवेंटेबल, जिसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए क्लिनिकल प्रेगनेंसी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय बोथ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड क्रैम्प लाइक लोअर एब्डोमिनल पेन, कि वेजाइनल ब्लीडिंग होगी साथ में ही लोअर एब्डोमिन है उसमें पेन भी फील करेगा,
ठीक है। अबॉर्शन में जो इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं उसमें क्या क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ साथ में क्रैम्प लाइक एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में बिफोर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन अकम्पनीड बाय डायलेशन ऑफ सर्विक्स, कि जो 20 हफ्ते हैं, जो जेस्टेशन पीरियड है 20 हफ्ते से पहले ही जो सर्विक्स है वो डायलेट हो चुका होगा। तो जो इनएविटेबल अबॉर्शन है हम उसको नहीं रोक सकते हैं। अगर उसमें एक बार स्पॉटिंग या ब्लीडिंग दिखाई देना शुरू हो गई है तो वो कंप्लीटली अबॉर्शन होगा ही होगा। देन नेक्स्ट वन इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन, वेजाइनल ब्लीडिंग, cramp like pain and cervical dilation. An incomplete abortion involves the passage of product of conception, कि जो इनएविटेबल में क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में जो क्लिनिकल फीचर होंगे वो होगा वेजाइनल ब्लीडिंग होंगे, क्रैम्प लाइक पेन होगा, सर्वाइकल डायलेशन होगी, जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा, एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, कि जो कंसीव किया है उसमें जो प्रोडक्ट होता है, जो हमारा एम्ब्रियो होगा, जो पैसेज ऑफ प्रोडक्ट बोला है इन्होंने, मतलब जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, आफ्टर डिस्क्राइब्ड बाय वुमेन एज लुकिंग लाइक पीस ऑफ स्किन, कि जो स्किन के जैसे पार्ट्स होते हैं, पीसेस होते हैं, फीमेल बताएगी कि उसको जैसे स्किन के पार्ट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं, मतलब जो एम्ब्रियो है वो एक्सपेल आउट हो रहा है, साथ में वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, पेन होगा, और जो सर्विक्स है वो डायलेट होगा। ये जो क्लिनिकल फीचर हैं वो सब हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन के। देन नेक्स्ट इज कंप्लीट अबॉर्शन। जो कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन आफ्टर पैसेज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, कंप्लीट अबॉर्शन में जो सारा प्रोडक्ट है कंसेप्शन का, मतलब कि होल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के, जो बॉडी पार्ट्स या स्किन जो बनी है वो सारा एक्सपेल आउट हो जाएगा। देन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लीडिंग अबेट, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो भी, एंड इवन जो ब्लीडिंग है वो भी लेस अमाउंट में होगी, मतलब कम होना शुरू हो जाएगी, एंड सर्विक्स क्लोज। जो वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो कंप्लीट अबॉर्शन में हम फाइंड आउट करेंगे कि जो सर्विक्स है वो क्लोज हो गया है, एंड यूट्रस इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया। एमनोरिया कंडीशन होती है जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है, तो जो यूट्रस का साइज होता है वो स्मॉल हो जाता है। देन सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी आर नो लॉन्गर प्रेजेंट एंड द प्रेगनेंसी टेस्ट बिकम नेगेटिव। अगर कंप्लीट अबॉर्शन हो गया है तो उसमें जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो भी ज़्यादा लंबे समय तक प्रेजेंट नहीं होंगे, एंड इवन अगर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी वो नेगेटिव आएंगे। तो ये जो क्लिनिकल फीचर थे ये थे कंप्लीट अबॉर्शन के। देन मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन होता है, द मिस्ड अबॉर्शन इज यूज्ड व्हेन द फीटस हैज़ डाइड बट रिटेन्ड इन यूट्रस यूजुअली फॉर सम वीक्स, कि जो बोला गया है कि मिस्ड अबॉर्शन है उसमें जो फीटस है वो डाई हो चुका है वोम में, मदर वोम में ही जो बेबी है वो डाई हो गया है, बट जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जितना भी उसके बॉडी पार्ट्स बने थे वो कुछ हफ्तों के लिए यूट्रस में ही रहेंगे। देन आफ्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन डायलेशन एंड कर्टेज में बिकम एक प्रॉब्लम, कि अगर 16 वीक्स हो गए हैं तो उसके बाद में जो डीएनसी करते हैं उसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। देन फिब्रिजन लेवल शुड बी चेक्ड वीकली अंटिल द फीटस एंड प्लेसेंटा एक्सपल्ड, कि अगर जो मिस्ड अबॉर्शन है उसमें हमें पता करना है, जो हम फिब्रिजन लेवल है वो वीकली चेक करते रहेंगे, कि अगर एक फीमेल है उसमें मिस्ड अबॉर्शन हुआ है, मतलब मिस्ड अबॉर्शन में जो फीटस है वो पहले ही डाई हो चुका था बट कुछ हफ्तों तक जो यूट्रस में ही उसके जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं, ठीक है, वो बोलेंगे हम मिस्ड अबॉर्शन। तो ऐसी कंडीशन में जो फिब्रिनोजन होते हैं उनका लेवल हमें
चेक करते रहना चाहिए जब तक कि फीटस और प्लेसेंटा है वो एक्सपेल आउट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकरेंट अबॉर्शन। रिकरेंट होता है, जैसे ही इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि बार बार, कि ऐसा अबॉर्शन जो बार बार हो रहा है। इट रेफर्स टू एनी केस इन विच देर हैव बीन 3 कंसिक्यूटिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर 3 या उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं कि लगातार अबॉर्शन हो चुके हैं, तो हम उसको बोलेंगे रिकरेंट अबॉर्शन। पॉसिबल क्यूज आर अननोन टू बी जेनेटिक एरर, कि रिकरेंट अबॉर्शन का अगर बात की जाए कि क्या कारण हो सकता है उसके पीछे, तो वो बेसिकली अननोन है अभी तक, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी मानी गई है वो हो सकते हैं कि जेनेटिक एरर है, कि कुछ ऐसी जेनेटिकली कोई बीमारी है जिसकी वजह से अबॉर्शन है वो बार बार हो रहा है। देन एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट, कि जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वहीं पर कुछ ऐसी एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है जो प्रेगनेंसी है, जो कंसेप्शन है, उसको वो नहीं रख पा रही है और जो बेबी है वो अबॉर्ट हो रहा है। देन हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिक फैक्टर एंड सिस्टमिक डिजीज़, कि ऐसा कुछ कंडीशंस हैं जिनके थ्रू जो अबॉर्शन है वो बार बार हो रहा है, कि इम्यूनोलॉजिक फैक्टर हैं, कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ हैं, ठीक है। तो ये रिकरेंट में होगा कि बार बार कोई अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है। देन सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन होता है कि सेप्टिक होता है इन्फेक्शन, हम बोलते हैं ना सेप्सिस कंडीशन, की इन्फेक्शन की कंडीशन। सेप्टिक अबॉर्शन रेफर टू एनी अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड, या तो वो खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, लगातार है, या वो इंड्यूस्ड है, वो करवाया जा रहा है। दैट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय यूटेराइन इन्फेक्शन। बेसिकली ये किसकी वजह से होगा, जो यूटेराइन इन्फेक्शन है, एंड इंक्लूडिंग एंडोमेट्रियोसिस, की एंडोमेट्राइटिस की जो कंडीशन है उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है और वो हेल्प कर रहा है अबॉर्शन में, ठीक है, अगर अबॉर्शन में कोई इन्फेक्शन हेल्प कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे सेप्टिक अबॉर्शन। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ी डेफिनेशन अबॉर्शन की, कि अबॉर्शन होता है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कि जो प्रेगनेंसी है उसका बर्थ से पहले ही ब्रेक डाउन हो जाना, और जो प्लेसेंट जो भी पार्ट होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं कंसेप्शन के, उनका एक्सपेल आउट हो जाना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या क्यूजेज हो सकते हैं, मैटरनल क्यूजेज पढ़े हमने, फीटल क्यूजेज पढ़े, उसके साथ में हमने अदर क्यूजेज को भी जाना कि कौन कौन से ऐसे अदर क्यूजेज हैं जो कि अबॉर्शन में हेल्प कर सकते हैं। देन हमने अबॉर्शन के बारे में पढ़ा कि अबॉर्शन 2 टाइप का हो सकता है, या तो नेचुरल होगा या इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड होता है वो मेडिकल जो होता है, लीगल टीम होती है, उसकी परमिशन के बाद ही किया जा सकता है, ठीक है। और जो नेचुरल और स्पॉन्टेनियस होता है वो अपने आप ही हो जाता है। देन नेक्स्ट हमने बात की कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है, जो हमने नेचुरल पढ़े थे उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि थ्रेटेंड अबॉर्शन है, ठीक है। थ्रेटेंड अबॉर्शन में मेनली चांसेस होते हैं कि जो प्रेगनेंसी है हम उसको मेडिसिन के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ % चांसेस होते हैं कि हम प्रेगनेंसी को बचा भी सकते हैं, ठीक है। देन इनएविटेबल को पढ़ा कि नॉन प्रिवेंटेबल होता है, यहाँ पर जो सर्विक्स है वो भी डायलेट हो जाएगा, साथ में जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो भी होगी। देन इनकम्प्लीट पढ़ा कि जो क्रैम्प्स हैं बट जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली बाहर नहीं आया है, ठीक है। कंप्लीट पढ़ा कंप्लीट अबॉर्शन, कि जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो कंप्लीटली एक्सपेल आउट हो गया है। देन हमने मिस्ड अबॉर्शन पढ़ा कि जो
प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो फिटस डाइड होने के बाद भी कुछ समय तक यूट्रस में ही रिटेन रहेगा, ठीक है। देन रिकरेंट अबॉर्शन हमने पढ़ा कि स्पॉन्टेनियसली बार बार ही अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है। एंड सेप्टिक अबॉर्शन कि किसी इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हो रहा है। तो ये बेसिकली टाइप्स थी हमारी अबॉर्शन की, डिफरेंट काइंड ऑफ अबॉर्शंस। देन अब बात करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि अबॉर्शन की कंडीशन हो गई है बट हम पेशेंट है उसको क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी असेस द वाइटल साइंस, ब्लीडिंग, एक्सपल्ड प्रोडक्ट, पेन एंड इन्फेक्शन, कि जो वाइटल साइंस है पेशेंट के, इवन कितनी ब्लीडिंग हो रही है, जो होता है, हेमरेज है, देन एक्सपेल्ड प्रोडक्ट है कि कितना जो प्रोडक्ट है कितने वीक में जो है अबॉर्शन हुआ है, एंड इवन कितना प्रोडक्ट बाहर निकल आया है, कि कुछ जो प्रोडक्ट है वो बॉडी के अंदर ही ना रह जाए और इन्फेक्शन क्योज ना कर दे, हमें उसका भी फाइंड आउट करना है कि कितना एक्सपेल्ड प्रोडक्ट है, एंड इवन पेशेंट को पेन है और जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन है कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, वो चीज़ें हम नर्सिंग मैनेजमेंट में असेस करेंगे। देन असेस द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, कि जो पेशेंट है हम उसका जो भी फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है उसकी चार्टिंग करेंगे। एंड स्पॉट ग्रीविंग, जो कि ग्रीविंग क्या होती है, ग्रीविंग कंडीशंस होती है ए फीलिंग ऑफ इमोशंस, ठीक है। इमोशनल फीलिंग होती है कि एक वुमेन है जिसने अपना जो बच्चा है वो अबॉर्ट किया है, अपना बच्चा खोया है, तो हम उसको एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसको आगे फर्दर जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी पॉजिटिव चीज़ें होंगी आगे, हम उनके बारे में उसको सब कुछ फ्रैंकली बता देंगे। और जो उसका ग्रीविंग फेज होता है, जो उसका दुख का पीरियड होता है, हम उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन ट्रीटमेंट, कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें कि हम मेडिसिन में उसको क्या देंगे, तो हम उसको मीफेप्रिस्टोन देंगे। फर्स्ट होगा 9th वीक्स तक, अगर 9वें हफ्ते तक जो अबॉर्ट हो रहा है तो हम देंगे मीफेप्रिस्टोन। देन मिनी सेक्शन देंगे 5 to 7th वीक्स तक। देन वैक्यूम एस्पिरेशन देंगे 12th वीक तक। एंड DNC जो डायलेशन एंड कर्टेज होता है वो करेंगे 12 to 14 वीक्स तक। एंड अगर प्रेगनेंसी है वो 14 to 24 वीक्स तक चली गई है तो हम सेलाइन इंजेक्शन देंगे। तो हमने आज क्या क्या स्टार्टिंग से हम बात करें तो हमने सबसे पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में जाना कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, उसके क्यूजिंग फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इवन उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। देन उसके हमने जो ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट और उसकी कॉम्प्लिकेशंस और उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जाना। देन हमने पढ़ा कि अबॉर्शन क्या होता है, ठीक है, फिर हमने उसके क्यूजिंग फैक्टर्स को फाइंड आउट किया। देन हमने जो डिफरेंट काइंड ऑफ अबॉर्शंस होते हैं, टाइप्स हैं, हमने उनके बारे में जाना, उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जाना, देन उसके ट्रीटमेंट के बारे में जाना। तो दिस इज़ ऑल इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द क्लास। तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।